नमस्कार दोस्तों। नेपाल इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में से एक से गुजर रहा है। ये आंदोलन केवल सामान्य विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नई पीढ़ी की आवाज़ है जिसे हम जेन ज़ी प्रोटेस्ट के नाम से जान रहे हैं। यह वही युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई है और जो भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ खड़ी हो गई है। नेपाल में पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता की समस्या रही है। सरकारें बार बार बदलती रहीं, लेकिन जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में कहीं खास सुधार नहीं मिला। खास तौर पर युवाओं में यह भावना मजबूत हो रही थी कि उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया ने इस असंतोष को आवाज दी, लेकिन जब नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का आदेश दिया, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे, अब यह असंतोष एक आंदोलन में बदल गया। आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2025 को, जब सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हुआ तो युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। काठमांडू समेत देश के अन्य हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। ये आंदोलन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई बढ़ी, स्थिति बिगड़ती चली गई। लोगों ने नेपो किड्स का मुद्दा भी उठाया। यह शब्द उन राजनीतिक नेताओं के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया जो सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान जीवन शैली दिखाते थे। जनता को लगा कि राजनीतिक वर्ग उनके परिवार आराम से जी रहे हैं, जबकि आम नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। यही असमानता लोगों के गुस्से का केंद्र बन गई। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को उतार दिया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कई जगहों पर गोलीबारी तक की गई। रिपोर्टर्स के अनुसार अब तक लगभग 34 लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई सरकारी और निजी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, जिनमें संसद भवन और कुछ लग्जरी होटल भी शामिल हैं। आलोचना ये भी हुई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार ने अनावश्यक रूप से हिंसक बना दिया। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नेपाल सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। लगातार बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, सोशल मीडिया प्रतिबंध भी वापस ले लिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। वे चाहते हैं भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो, पारिवारिक राजनीति यानी नेपोटिज्म का अंत हो और संविधान और संसद में सुधार हो। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में सुझाया है। उनका कहना है कि ये ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति हैं और देश को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि सांसद और मौजूदा राजनीतिक दल इस पर सहमत हों, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ रही है। नेपाल में जारी शांति के बीच तमिलनाडु से तीर्थयात्रियों का एक जत्था भारत नेपाल सीमा पार करके तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ था। नेपाल में कर्फ्यू के कारण तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे भगवान शिव के दरबार जा रहे हैं और केवल भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का ये भी कहना है कि ये भारत की एक साजिश थी, क्योंकि पिछले टर्म में केपी शर्मा ओली ने भगवान श्री राम के बर्थ प्लेस पर टिप्पणी की थी, इसलिए भारत ने उसका बदला लिया है। आज की तारीख में नेपाल में हालात कुछ इस प्रकार हैं। कर्फ्यू कई इलाकों में जारी है। राजधानी काठमांडू में सेना और पुलिस की तैनाती बढ़ी हुई है। कई परिवार अपने घायल परिजनों का इलाज कराने अस्पतालों में जुटे हैं, बल्कि मृतकों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रवासी नेपाली और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस आंदोलन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय और काठमांडू के बैंक जनरल जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में भारी नुकसान के बाद चरणों में फिर से खुलेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों में 34 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कर्फ्यू में ढील के बाद बाजार कुछ समय के लिए फिर से खुल गए। हालांकि सेना द्वारा नए प्रतिबंध लागू किए जाने के कारण सार्वजनिक परिवहन अभी भी बंद है। चितवन की भरतपुर जेल से भागे लगभग 54 कैदी स्वेच्छा से वापस लौट आए हैं। दोस्तों, अब नेपाल के सामने सबसे बड़ी ये चुनौतियां हैं। राजनीतिक स्थिरता कैसे लाई जाए, हिंसा को कैसे रोका जाए और जनता को न्याय कैसे दिया जाए। मृतकों के परिवारों और घायलों को उचित मुआवजा और सहायता कैसे दी जाए। जनता और विशेषकर युवा वर्ग का भरोसा सरकार पर कैसे बहाल किया जाए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि नेपाल का ये आंदोलन केवल एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि युवा पीढ़ी अब चुप नहीं बैठ सकती। अगर सरकारें पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होंगी, अगर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से जुड़े युवा आंदोलन का रूप ले सकते हैं।
नेपाल के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। अगर सरकार और जनता मिलकर समाधान ढूंढें तो देश एक मजबूत और पारदर्शी लोकतंत्र की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक टकराव और हिंसा जारी रही तो संकट और गहरा सकता है। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।